एक तलाकशुदा पत्नी शपथ लेती है कि जब वो एसपी बन जाएगी तो माता वैष्णो देवी के चरणों में जाकर के माथा टेकेगी। फिर उनकी ये मनोकामना पूरी हो जाती है। फिर जो उन्होंने शपथ ली थी कि वो माता वैष्णो देवी के चरणों में जाकर के माथा टेकेगी, इसी मुराद को पूरी करने के लिए वो माता वैष्णो देवी के चरणों में पहुंच जाती है। दोस्तों, आमतौर पर जो औरतें होती हैं वो सफ़ेद साड़ियां तब पहनती हैं जब उनका पति मर जाता है, लेकिन भारतीय रीति रिवाज में एक रिवाज है कि जब कोई मनोकामना पूरी हो जाती है तो माता या किसी भगवान के दर्शन के लिए वो सफ़ेद साड़ियां पहन करके जाती हैं। तो जब एसपी साहिबा की मुराद पूरी हो जाती है तो वो सफ़ेद साड़ी पहने माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए पहुंचती हैं। दोस्तों, माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए जो आखिरी पड़ाव होता है वो आखिरी पड़ाव होता है 740 सीढ़ियों को पार करना, उन 740 सीढ़ियों को चढ़ना जो कि लगभग 13 से 14 किलोमीटर के फैलाव में फैली हुई हैं। तो वो जो एसपी साहिबा होती हैं वो भी उन 740 सीढ़ियों को चढ़ते हुए माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए व्याकुल होती हैं। जब वो रास्ते में पहुंचती हैं तो आधी सीढ़ियां चढ़ने के बाद उन्हें एक भिखारी नजर आता है। दोस्तों, एसपी साहिबा अपने परिवार वालों के साथ में गई थीं, अपने पिता, माता और अपने भाई बहन के साथ। जब उन्होंने देखा कि कोई भिखारी जिसने फटा सा कंबल ओढ़ रखा है, भूख से व्याकुल है और रोटी या पैसों की मांग कर रहा है, दोस्तों फिर वो एसपी साहिबा से उसकी भूख बर्दाश्त नहीं होती है, उसकी जो व्याकुलता थी वो बर्दाश्त नहीं होती है। फिर वो उसके पास जाती है और अपने पर्स से 100 रुपए का नोट निकालते हुए उसके जो कट्टा बिछाया हुआ था उस पर डालती है। वो अपनी माता से कुछ केले लेकर आई थीं तो माता से केले लेती है और उस भिखारी को देने लगती हैं। तभी उनकी नज़र उस भिखारी की शक्ल पर पड़ती है, क्योंकि तब तक उस भिखारी ने जो शक्ल थी वो उस चादर से ढक रखी थी। जब तलाकशुदा पत्नी उस भिखारी के चेहरे को देखती हैं तो चेहरे को देखने के बाद वो दंग रह जाती हैं। दोस्तों, उनके होश उड़ जाते हैं, लेकिन उनके चेहरे पर एक मानो खुशी सी आ जाती है, क्योंकि दोस्तों वो भिखारी कोई और नहीं बल्कि उनका तलाकशुदा पति था जिससे उन्होंने आज से 4 साल पहले तलाक लिया था। नमस्कार, प्रणाम। कम वार्ता के इस नए अध्याय में नई कहानी में आपका स्वागत है। आज फिर एक ऐसी कहानी जिसमें 2 पति पत्नी एक दूसरे से अलग हुए और पत्नी ने पति से अलग होने के बाद मेहनत की और मेहनत करने के बाद एसपी ऑफिसर बनी। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरी कहानी विस्तार से, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे वही एक रिक्वेस्ट कि वीडियो को थोड़ा सा लाइक कर दीजिए और अगर चैनल पर पहली बार आ रहे हैं चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि मेरा मनोबल बना रहे। वीडियो को थोड़ा सा शेयर भी कर दीजिए जिससे कि जो कहानी है वो और दर्शकों तक पहुंचे। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, जब एसपी साहिबा ने अपने उस तलाकशुदा पति को देखा कि वो भिखारी बना माता रानी के चरणों में सीढ़ियों पर बैठा हुआ है तो उनसे उसका दर्द सहा नहीं जाता है। उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और फिर वो अपने उस तलाकशुदा पति से पूछती हैं, कहती हैं कि आप यहां और इस हालत में आप यहां भीख मांग रहे हो। दोस्तों, जो भिखारी होता है वो मैडम साहिबा को जवाब नहीं देता है। दोस्तों, उस भिखारी की हालत एक पागल के समान थी। वो पागल हो चुका था, लेकिन एसपी साहिबा को पता नहीं था कि ये पागल भिखारी है। वो उससे कुछ देर तक बातचीत करती हैं, लेकिन एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं देता है वो पागल भिखारी। अब एसपी साहिबा को शक होने लगता है और वो रोने लगती है। फिर वो अपने माता पिता से कहती हैं कि माता पिता, आइए जरा आकर के आप बातचीत कीजिए, मेरी तो ये बात ही नहीं सुन रहे हैं। फिर माता पिता आते हैं, बातचीत करते हैं, लेकिन माता पिता की भी बात को नहीं सुनता है। दोस्तों, ये जो पागल भिखारी था इसका नाम रोहित था और जो एसपी साहिबा थी इनका नाम सविता गुप्ता था। रोहित गुप्ता और सविता गुप्ता दोनों की जो शादी हुई थी वो इनके माता पिता की मर्जी से हुई थी। दोनों बहुत ही ब्रिलियंट और पढ़ने वाले होशियार दंपति थे। जीनियस था रोहित गुप्ता, एक तरह से अपनी क्लास में हमेशा अव्वल आता था। उसने मेहनत की और उसने इतनी मेहनत की कि वो अपनी मेहनत से एक काबिल इंजीनियर बन बैठा। महीने की 60 रुपए 80,000 रुपए उसकी पगार थी। उसकी जो पत्नी थी सविता गुप्ता, वो भी एक पढ़ी लिखी थी और उनका सपना था कि वो एक एसपी ऑफिसर बने। दोस्तों, उन दोनों की जो गाड़ी थी वो पटरी पर थी, यानी कि कुल मिलाकर उनका जो जीवन था वो बहुत ही अच्छे से चल रहा था। इंजीनियर था तो 60,000 रुपए कमाता और अपनी पत्नी को खुश रखता। सविता गुप्ता अपनी घर में ही पढ़ाई करती और पढ़ाई से जो उसने सपना देखा था उस सपने को, उस मुकाम को हासिल करने के लिए जी तोड़ मेहनत करती। उसने इतनी मेहनत की कि उसने अपने पति का ध्यान रखना ही बंद कर दिया। जब ध्यान रखना बंद किया तो जो रोहित गुप्ता था उसे चिंता होने लगी कि उसकी पत्नी उसका ध्यान ढंग से नहीं रखती है, उससे प्रेम नहीं करती है। तो फिर उसने अपनी पत्नी से कहा कि तुम इस पढ़ाई के चक्कर में मेरा ध्यान नहीं रख पाती हो तो तुम इस पढ़ाई को छोड़ दो। क्या करना है तुम्हें? 4 वक्त की रोटी खिलानी मैं सहज हूं, महीने के अच्छे कमा लेता हूं, तुम्हें कोई भी जरूरत नहीं है कमाने की। दोस्तों,
एक सपना चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, हर कोई देखता है और हर कोई उस सपने को पूरा करने के लिए जी तोड़ मेहनत करता है, और वैसा ही कर रही थी सविता गुप्ता। लेकिन जब उसके पति ने कहा कि तुम इस पढ़ाई को यहीं छोड़ दो, यहीं रोक दो, तो उसे बुरा लगा। फिर उसने अपने पति से कहा कि मुझे माफ कर दीजिए, जो मैंने अपनी पढ़ाई के चक्कर में आपकी ओर ध्यान देना कम कर दिया, मैं इसकी गुनहगार हूं, लेकिन आप मेरे सपनों के बीच में मत आइए। मैंने जो सपने देखे हैं, मैं उन सपनों को साकार करना चाहती हूं। दोस्तों, अब सपने की बात जब रोहित गुप्ता ने सुनी तो वो पढ़ा लिखा था, तो उसने माना कि सपने हर कोई देखता है और हर कोई उसे पूरा करने की कोशिश करता है, तो वो उसे छूट दे देता है कि तुम ठीक है, तुम अपना पढ़ाई करो और जी तोड़ मेहनत करो और जो तुमने सपना देखा है उसे पूरा करो। अब दोस्तों, पूरी छूट मिल चुकी थी सविता गुप्ता को, तो वो मेहनत करती है। जैसे ही एसपी का जो फॉर्म आता है तो फॉर्म को भरती है। फॉर्म भरने के 2-3 महीने बाद ही एग्जाम होता है, एग्जाम भी देती है। एग्जाम के 6 दिन बाद ही आंसर की आ जाती है। जब आंसर की में पता चलता है कि उसने जो प्रश्नपत्र हल किया था वो पूरा हल नहीं किया। फिर जब रिजल्ट आता है तो रिजल्ट में साफ साफ दिखाई देता है कि सविता गुप्ता ने जो पेपर दिया था वो उसमें फेल हो चुकी है। दोस्तों, इस बात से सविता गुप्ता पूरी तरह से टूट जाती है। उसका पति उसे सांत्वना देता है, उसे धैर्य बंधाता है कि कोई बात नहीं, पहले अटेम्प्ट में तुमने बहुत कोशिश की, तुम्हें पहले अटेम्प्ट में सबक मिला होगा कि तुमने क्या गलती की, अब तुम उन गलतियों को सुधारो। दोस्तों, अपने पति की इसी बात को मानते हुए सविता गुप्ता दोबारा से अपने पैरों पर खड़ी होती है और दोबारा से अपनी मेहनत को चालू करती है। ऐसे ही समय गुजरता है। 1.5 साल बाद फिर से एसपी की जो वैकेंसी होती है वो निकलती है। सविता गुप्ता फिर दोबारा से उन वैकेंसी में अपना फॉर्म भरती है। उसी प्रक्रिया से पेपर होते हैं। पेपर जब होते हैं तो रिजल्ट आता है। रिजल्ट आने के बाद एक बार फिर वही नतीजा होता है, सविता गुप्ता फेल हो जाती है। अब सविता गुप्ता जब फेल होती है तो पूरी तरह से टूट जाती है। दोस्तों, जैसे ही सविता गुप्ता फेल होती है तो उसका जो पति रोहित गुप्ता था उसका भी आत्मविश्वास डगमगा जाता है। अब उसे अपनी पत्नी के ऊपर से जो विश्वास था वो हटने लगता है। वो सोचने लगता है कि उसकी पत्नी पढ़ाई लिखाई नहीं करती है, इसीलिए वो अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पा रही है। फिर वो सविता गुप्ता को समझाता है कि तुम अब यहीं तक रहने दो, अब तुम पढ़ाई मत करो, तुम्हारे बस का नहीं है। दोस्तों, जब यह बात सुनी कि मेरे बस का नहीं है तो सविता गुप्ता को बहुत बुरा लगता है। उसके हृदय को बहुत ही ज्यादा आघात पहुंचता है। वो अपने पति से कहती है कि आपने अभी जो बात बोली है वो मेरे सीने को पार कर गई है, मैं आपकी इस बात को कभी भी नहीं भूलूंगी। दोस्तों, वो इतना ही कहती है और इतना कहते हुए गुस्से में अपना सामान, अपने कपड़े वगैरह सब कुछ पैक करते हुए अपने मायके पहुंचती है। 2 महीने उसे मायके में हो जाते हैं और 2 महीने तक वो अपने पति रोहित गुप्ता को फोन तक नहीं करती। रोहित गुप्ता जब भी फोन करता तो फोन को नहीं उठाती। घर वालों के पास फोन करता तो घर वालों से भी उसने मना कर दिया कि अगर मेरे पति का फोन आए तो फोन मत उठाना। दोस्तों, 2 महीने गुजर जाते हैं। क्योंकि रोहित गुप्ता सविता गुप्ता से जी जान से प्रेम करता था तो उसे अब उसकी दूरियां उससे बर्दाश्त नहीं होती हैं। फिर वो अपने ससुराल में पहुंचता है और अपनी पत्नी को साथ ले जाने के लिए अपने सास ससुर से बोलता है, तो सास ससुर उसे बोल देते हैं कि हमने कहाँ रोक रखा है, तुम्हारी अनबन है, तुम सुलझाओ और ले जाओ अपनी पत्नी को। अब दोस्तों, बात कोई नहीं थी, ना ही उनमें कोई झगड़ा हुआ था। बात तो यही थी कि तुम कुछ भी नहीं कर पाओगी, तुम पढ़ाई लिखाई नहीं करती हो। जो कि सच कहा था रोहित गुप्ता ने कि अगर सपनों में इतनी उड़ान है तो फिर 4 कदम तो पीछे हटना ही पड़ेगा। जो समाज है उसके ताने सुनने पड़ेंगे और सबसे पहले जो तानों की शुरुआत होती है वो घर से ही होती है। पत्नी के पास गया, उससे बोला कि चलो, मना कर देती है कि नहीं जाऊंगी। तो फिर एक बार कहा, एक बार उसने मना कर दिया, 2 बार कहा, 2 बार भी मना कर दिया। जब तीसरी बार कहा, तीसरी बार सविता गुप्ता ने मना किया तो रोहित गुप्ता को ठेस पहुंचती है। फिर वो कहता है कि तुम जैसी अहंकारी लड़की के साथ रहना फिजूल है, बकवास है। अगर तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती हो तो मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूं, अगर तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती हो तो तुम मुझसे तलाक ले लो। दोस्तों, रोहित गुप्ता इतना ही कहता है और इतना कहने के बाद में जो सविता गुप्ता होती है वो तुरंत ही एक वकील को बुलाती है और डिवोर्स पेपर मंगवाती है और डिवोर्स पेपर पे साइन कर देती है। दोस्तों, इस तरह से उन दोनों का जो तलाक था वो तलाक हो जाता है। दोस्तों, जो सविता गुप्ता के तलाक करने की जो वजह थी वो केवल इतनी थी, वो चाहती थी कि वो अपने पति से दूरियों में रहे और दूरियों में रह करके वो अपने जो लक्ष्य है, टारगेट है, उस पर फोकस करे, अपने एग्जाम पर फोकस करे और जो सपना देखा है एसपी ऑफिसर बनने का उसे पूरा करे।
दोस्तों, उसने बस इसी वजह से अपने पति से तलाक लिया था। अगर वो अपने पति से नाराज न होती, अपने पति को गुस्सा न दिखाती, तो शायद उसका पति उसे कभी तलाक ही नहीं देता, क्योंकि वो उसे बेहद मोहब्बत करता था। दोस्तों, तलाक हुआ तो तलाक होने के बाद जो एक इंजीनियर था, अब वो अपनी पत्नी के प्यार के गम में शराब पीने लगता है। शराब इतनी पीने लगता है कि शराब पी पी करके बेहोश हो जाता है। उसकी स्थिति बद से बदतर होती चली जाती है। एक ऐसा इंजीनियर जो अपने दिमाग में ही एक बड़ी सी बड़ी बिल्डिंग का, एक बहुत बड़े एरिया में खड़ी हुई बिल्डिंग का जो नक्शा होता है उसे बना दिया करता था, अब पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। दोस्तों, शराब वो इतनी पीता है कि अपना जो उसने प्रॉपर्टी कमाई थी, जो पैसा कमाया था, उसे सब कुछ बर्बाद कर देता है। दोस्तों, जब एक शख्स बर्बाद होता है तो बर्बादी उसकी इतनी गहरी होती है कि उसका सब कुछ बिक जाता है। जब सब कुछ बिका तो उसका जो दिमाग था पढ़ने में, इंजीनियरिंग में, वो भी खराब होता चला जाता है और वो स्थिति में आ जाता है कि वो समाज के द्वारा पागल घोषित कर दिया जाता है। दोस्तों, वास्तव में उसे अपनी पत्नी के दूर होने का इतना झटका लगता है कि वो वास्तव में पागल हो जाता है। पागल होने के बाद इधर उधर पूरे शहर में भटकने लगता है। दोस्तों, 2 साल हो जाती हैं सविता को मेहनत करते हुए। फिर एक दिन ऐसा दिन आता है कि वह एसपी ऑफिसर आखिरकार बन जाती है, अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से। कहते हैं कि ऊपर वाले के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं, और ऐसा ही होता है सविता गुप्ता के जीवन में। 3 अटेम्प्ट देने के बावजूद वो पास नहीं हुई, लेकिन उसने हार नहीं मानी, और हार ना मानने का नतीजा आज ये था कि आज वो एक एसपी ऑफिसर बनी। दोस्तों, एसपी ऑफिसर बनने के बाद उसने अपने पति रोहित के घर पहुंची, लेकिन जब घर पहुंची तो घर उसका बिक चुका था। उसे जो घर का उस समय वर्तमान मालिक था, उससे पता चला कि रोहित गुप्ता ने घर बेच दिया है, तो वो नाराज हो गई, दुखी हुई। अपने घर पहुंची, दुखी होते हुए अपने माता पिता को बताई कि ऐसे ऐसे बात है, रोहित गुप्ता घर पर नहीं है और उन्होंने घर भी बेच दिया है। फिर दोस्तों, कहते हैं कि हर कोई गांव में ऐसा न ऐसा कोई होता है कि वो एक लड़की के शहर पर नजर रखे। तो जो सविता गुप्ता के गांव का ही था, तो एक उसके पास जाता है और उससे बोलता है कि ऐसे ऐसी बात है, तुम्हारा पति बहुत शराब पीता रहता है और दिन भर घूमता फिरता रहता है। मैंने उसे शहर में ऐसे ही गटर के किनारे पड़े हुए देखा था। जब ये बात सुनी तो वो घबरा गई। दोस्तों, अब रोहित गुप्ता जो था वो तो पागल हो चुका था और इधर उधर भटकता रहता था। भटकते भटकते वो कटरा, जम्मू कश्मीर रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाता है, और रेलवे स्टेशन से घूमते घूमते ऐसे भीख मांगते मांगते वो उन सीढ़ियों पर, जिन सीढ़ियों से भक्तगण माता वैष्णो देवी के चरणों में पहुंचते हैं, उन सीढ़ियों पर चढ़ता हुआ बीच रास्ते में ही, बीच सीढ़ियों में ही बैठ जाता है अपने उस कंबल को लेकर के। दोस्तों, उसे बहुत तेज भूख लगने लगती है। बस उसका गुजारा उन्हीं सीढ़ियों पर माता वैष्णो देवी के चरणों में होता रहता है। उसे उन सीढ़ियों पर बैठे बैठे, इधर से उधर घूमते हुए, यानी कि कटरा क्षेत्र में घूमते घूमते उसे 2 माह बीत जाते हैं। जब एसपी ऑफिसर बनी तो सविता गुप्ता ने शपथ ली थी कि जब वो एसपी ऑफिसर बन जाएगी तो माता वैष्णो देवी के चरणों में जाएगी। एक तरफ उसे अपने पति की जुदाई का दर्द और एक तरफ अपने एसपी ऑफिसर बनने की खुशी, दोनों को अगर तराजू में तोला जाए तो उसकी जो खुशी थी एसपी ऑफिसर बनने की, वो कहीं ज्यादा थी। यानी कि वो पलड़ा भारी था, झुका हुआ था। तो वो जब एसपी ऑफिसर बनी तो अपने माता पिता के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ कटरा जम्मू माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए पहुंचती है। दोस्तों, जम्मू कश्मीर में सीढ़ियों को चढ़ते हुए कटरा से जब माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए सविता गुप्ता पहुंची, आधे रास्ते में तो उसे एक भिखारी नजर आता है। भिखारी कोई और नहीं बल्कि उसका तलाकशुदा पति रोहित गुप्ता होता है। रोहित गुप्ता को देखने के बाद उसकी आंखों से आंसू झलक पड़ते हैं। वो बीच सीढ़ियों पर ही रोने लगती है। अपने माता पिता से कहती है कि माँ, बाबूजी, देखिए जरा इनकी कैसी हालत है। मैंने इन्हें कहाँ कहाँ नहीं देखा और ये यहाँ हैं कि भीख मांग रहे हैं। उसने अपने पति को समझाया कि वह उसकी तलाकशुदा पत्नी है, लेकिन दोस्तों सुनता कैसे, वो तो पागल हो चुका था। फिर उसने अपने माता पिता, भाई बहनों से कहा कि इन्हें अपने साथ ले चलिए, माता वैष्णो देवी के चरणों में माथा टिकवाते हैं। जो ये हैं वो ठीक हो जाएंगे माता रानी की कृपा से। जब माता रानी की कृपा से हमें यहां मिले तो माता रानी ही सही करेंगी। तो दोस्तों, उस भिखारी पागल पति को तलाकशुदा पत्नी एसपी साहिबा अपने साथ लेकर के माता रानी के दर्शन करने के लिए पहुंचती है। माता रानी के चरणों में पहुंचती है, माथा टेकती है, हाथ पर जो पूजा होती है उसे करती हैं। रोहित से भी माता रानी के हाथ पैर जुड़वाती हैं और उनकी पूजा अर्चना करवाती हैं। दोस्तों, पूजा अर्चना करने के बाद जब वो घर लौट आती है तो रोहित का इलाज शुरू करवाती है। इलाज होता है, डॉक्टर उसका इलाज करते हैं। दोस्तों, रोहित गुप्ता को सही होने में 5 महीने का समय लग जाता है और 5 महीने के बाद वो एकदम पूरी तरह से सही हो जाता है। एसपी साहिबा जब अपने ऑफिस में होती हैं, एसपी भवन में होती हैं,
तो उन पे फ़ोन आता है डॉक्टर का कि जो रोहित गुप्ता है वो पूरी तरह से सही हो चुके हैं। आप चाहें तो आप उनसे मिल सकती हैं। दोस्तों, इस बात को सुनने के बाद में एसपी साहिबा खुशी से झूम उठती हैं। उनकी जो खुशी होती है उसका कोई ठिकाना नहीं होता है। वो एसपी भवन से अपनी गाड़ी में बैठकर तुरंत ही उस हॉस्पिटल के लिए निकल पड़ती हैं और जब वो उस कमरे में, जिस कमरे में उनका तलाकशुदा पति रोहित एडमिट था, उसमें पहुंचती हैं तो पहुंचने के बाद में रोहित को अपने पुराने पति के रूप में देखती हैं तो देखने के बाद चौंक जाती हैं। दोस्तों, जैसे ही एसपी साहिबा कमरे में घुसी तो उन पर रोहित की नजर पड़ती है। रोहित की जब नजर पड़ती है तो उन्हें देखकर वो दंग रह जाता है, क्योंकि दोस्तों अब वो एक साधारण महिला नहीं थी, बल्कि अब एक वो एसपी साहिबा थी। एसपी साहिबा को देखा रोहित ने तो रोहित दंग रह गया। थोड़ा उसके माथे से पसीना आने लगा, थोड़ा शर्माया। एसपी साहिबा उसके पास आईं और उसका हाथ पकड़ते हुए उसके हाथ को अपने हाथ में लेते हुए बोली कि ठीक हो रोहित, तुम अब? कहता है कि जी मैम साहिबा ठीक हूं। कहती है कि तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हुई रोहित? तुम तो अच्छे इंजीनियर थे, अच्छी जान पहचान थी, तुम्हारी ऐसी क्या स्थिति हुई? बोलता है कि आपके जाने के बाद हमने शराब पीना चालू कर दिया और शराब पी पीकर हमारी ऐसी दुर्दशा हो गई कि हम अपना होश गंवा बैठे। और जब हम अपना होश गंवा बैठे तो हमने अपनी सारी जायदाद, अपनी प्रॉपर्टी सबको जुए में और शराब में ही उड़ा दिया। फिर हम पागल हो गए और पागल होने के बाद पता नहीं हम कहाँ कहाँ घूमे, कहाँ कहाँ भटके। और आज जब हमने शराब पी थी, जब हमने सारी प्रॉपर्टी बेच दी थी, सारी प्रॉपर्टी जुए में हार चुके थे, उस दिन के बाद हमें आज होश आया है कि हम यहाँ इस हॉस्पिटल में एडमिट थे। हमें तो ये भी नहीं पता कि हमें इस हॉस्पिटल में एडमिट किसने किया, किसने करवाया और हम यहाँ कैसे पहुंचे, हमारी हालत कैसे हुई। हमें बस इतना ध्यान है कि हमने बहुत शराब पी थी और शराब पी करके अपनी सारी प्रॉपर्टी को जुए में बेच दिया था, हार गए थे। तो फिर एसपी साहिबा उन्हें सब कुछ बताती हैं कि वो उसे कहाँ कहाँ मिला, कैसी कैसी हालातों में, कैसी परिस्थितियों में दिखा। दोस्तों, अपनी स्थिति को, परिस्थिति को समझने के बाद कि वो एक पागल भिखारी बना माता वैष्णो देवी की सीढ़ियों पर था, तो रोहित को अपने ऊपर शर्म आने लगी। वो अपने पुराने उन दिनों को याद करने लगा और एसपी साहिबा का शुक्रिया करते हुए उनसे बोला कि आपका धन्यवाद जो आपने हमें ऐसी स्थिति से बाहर निकाला। अब एसपी साहिबा ने जब ये सुना कि वो धन्यवाद बोल रहा है तो एसपी साहिबा बोलती हैं कि इसमें धन्यवाद की क्या बात है? अरे, धन्यवाद तो हमें तुम्हारा करना चाहिए। तुम्हारी जो ऐसी स्थिति हुई थी वो हमारी वजह से हुई थी। अगर हम ही तुम्हें छोड़कर न जाते तो शायद तुम्हारी ऐसी स्थिति ना आती और आज तुम बहुत बड़े इंजीनियर होते। दोस्तों, फिर उन दोनों में बातचीत होती है तो रोहित बोलता है कि अगर इतना ही प्रेम था हमसे तो हमसे तुम दूरियों में क्यों रही, हमसे तुमने तलाक क्यों लिया? बोलती है कि हमारे एक मित्र ने बताया कि हम तुम्हारे साथ रहेंगे तो हम अपना पूरा फोकस अपने पेपर पर नहीं कर पाएंगे, अपनी नौकरी पर नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमने उस दोस्त की बात मानी और हमने आपसे दूरियों में रहना शुरू किया। रोहित बोलता है कि अगर तुम्हें दूरियों में रहना था तो हमसे एक बार बोल दिया होता, हम खुशी खुशी तुमसे दूर हो जाते। ये तलाक लेने की क्या जरूरत थी? बोलती है कि अगर हम तुमसे तलाक न लेते तो हमको भी ये फील होता कि आप हमारे पास हैं, आप हमारे पति हैं और हम बिना सोचे समझे आपके पास आ जाते और अपनी मेहनत नहीं कर पाते। इसीलिए हमने उन डॉक्यूमेंट को एक प्रूफ रखा कि हम दोनों का तलाक हो गया है और हम अब एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते हैं। इसीलिए मैंने तलाक लिया और तलाक लेने के बाद मैंने जी तोड़ मेहनत की और मेहनत करने के बाद आज आपके सामने, आपके आशीर्वाद से, भगवान के आशीर्वाद से एसपी ऑफिसर हूं। दोस्तों, इन सब बातों को जब सुना रोहित ने तो उसकी आंखों से आंसू आने लगे। बोलता है कि पगली, अगर तुमने एक बार बोल दिया होता तो मैं 1 जन्म तो गया, 1 वर्ष तो गया, मैं तुमसे 7 जन्म के लिए दूरियों में रह लेता तुम्हारी खुशी की खातिर। इन बातों को सुनने के बाद में फिर सविता गुप्ता की आंखों से भी आंसू आ जाने लगते हैं। दोनों उस हॉस्पिटल में, उस कमरे में ही रोने लगते हैं खुशी के आंसुओं को लेकर के। फिर रोहित गुप्ता एसपी साहिबा से कहता है कि अब तो तुम एसपी बन गई हो, तुम्हारा सपना साकार हो गया है। क्या अब तुम हमारी लाइफ में दोबारा आओगी या नहीं आओगी? कि तुम आज एसपी ऑफिसर बन गई हो और हम एक छोटी मोटी हैसियत वाले पता नहीं कौन है। तो बोलती है कि आप आज जो कुछ भी हो वो हमारी मर्जी से हो, हमारी वजह से हो और हम अपनी इस गलती को मिटाना चाहेंगे, इस गलती का प्रायश्चित करना चाहेंगे। आप ऐसा सोच भी मत लेना कि हम आपसे शादी नहीं करेंगे। हम आपसे जो तलाक लिया था उस तलाकनामे को फाड़ देंगे। हमने केवल तलाक आपसे इसलिए लिया था कि हम एसपी ऑफिसर बने और हमारा आज वो सपना साकार हुआ है, तो हम अभी आपको अपना पति मानते हुए आपसे अभी इसी हॉस्पिटल में शादी करेंगे। दोस्तों, इसके बाद दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। जयमाला पहना करके रोहित सविता की मांग में सिंदूर भर देता है। दोस्तों, दोनों हॉस्पिटल में एक दूसरे से शादी कर लेते हैं और अपनी लाइफ को आगे एंजॉय करते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी?
अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मेरा मनोबल बना रहे और मैं आपके लिए सच्ची सच्ची कहानियां लाता रहूं। दोस्तों, इस कहानी के द्वारा मैं आप सभी से केवल यही कहना चाहूंगा कि सपना सपना होता है और सपना देखने का अधिकार सबके पास होता है। हर कोई अपने सपने को पूरा करना चाहता है, तो आप किसी के सपने के बीच में रोड़ा न बने, क्योंकि आप अगर उसके सपनों के बीच में आएंगे तो शायद हो सकता है उसका सपना टूट जाए या वो अपने सपने को पूरा करने की खातिर थोड़ा कमजोर पड़ जाए। तो आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि किसी के सपने में रोड़ा न बने, बल्कि उसका सहारा बनकर उसे मजबूत इरादा दें और उसका साथ दें कि वो जो सपना देख रहा है उसे पूरा कर सकता है। तो दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा लेना चाहूंगा। मिलूंगा ऐसी अगली सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ये कहानी बेहद प्रेरणादायक है। इसमें किसी भी तरह की अश्लीलता नहीं है।